ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित। प्रधानमंत्री ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। भाजपा ने कोर समिति के साथ ही प्रदेश चुनाव समिति का नए सिरे से गठन किया। और माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने रायपुर में सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। राज्यसभा ने भी कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया है। इस बीच पिछले मानसून सत्र के अंतिम दिन अभद्र व्यवहार के कारण राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें 6 सदस्य कांग्रेस के हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2-2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1-1 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले, सकारात्मक निर्णयों वाला बने। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन को लेकर जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन फिर जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद जांच से गुजरना होगा। जांच पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी विमान यात्रियों की तरह जांच से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में जांच से छूट दी गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करें। राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को भी कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि देशभर में बीमारी निगरानी नेटवर्क मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले आम और उपचुनाव के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। 3 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 6 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। निकाय चुनाव के तहत 10 जिलों के 15 शहरों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के स्थानांतरण अथवा पहले हुए स्थानांतरण
अवतरण के बाद भार मुक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज सभी विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा संगठन में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य कोर कमेटी का नए सिरे से गठन किया है। इसके अलावा प्रदेश चुनाव समिति, वित्त समिति और अनुशासन समिति का भी नए सिरे से गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग में आज से राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर में थल सेना की 37वीं बटालियन सीनियर और जूनियर विंग के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर में सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा जवानों द्वारा फायरिंग और ड्रिल के साथ विभिन्न थल सेना संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान और राज्य में माओवादी परिदृश्य की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज रायपुर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, आईटीबीपी आईजी संजीव रैना, बीएसएफ आईजी सुनील कुमार त्यागी सहित नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बालोद जिले के पीपर छेड़ी धान खरीदी केंद्र में आज टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कुछ महिलाओं को चोट आई है। घटना की खबर लगते ही तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक द्वारा एक साथ 4 गांव के किसानों को टोकन के लिए बुला लिया गया था। सैकड़ों किसान रात से ही समिति केंद्र पहुंच गए थे। सुबह केंद्र का गेट खुलते ही वहां भगदड़ मच गई। गौरतलब है कि राज्य में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस बीच झारखंड से लगे जशपुर जिले की सीमा से 60 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने भुइयां पोर्टल में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजीयन रिकॉर्ड में किसानों का रकबा कम हुआ है और जिन किसानों के रकबे में वृद्धि हुई है उनका पंजीयन रिकॉर्ड में नजर नहीं आ रहा है, जबकि किसानों ने अपने बढ़े हुए रकबे की जानकारी और नए पंजीयन के लिए आवेदन भी सहकारी समितियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि समिति के ऑपरेटरों द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में अलग से एंट्री भी की गई थी, लेकिन अब इस पोर्टल में किसानों की पंजीकृत भूमि की जानकारी नजर नहीं आ रही है। इससे न केवल किसान बल्कि समिति के ऑपरेटर भी परेशान हैं। किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि जिन किसानों ने 2 अलग अलग समितियों में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है उसमें भी भारी गड़बड़ी हुई है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से ऐसी गड़बड़ियों को तत्काल सुधरवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की नायाब कारीगरी को नई दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। विक्रय केंद्र संगवारी छत्तीसगढ़ का शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने किया। इस विक्रय केंद्र में खादी और कोसा के वस्त्र तथा जूट और बांस से बनी कलाकृतियां तथा रोजमर्रा के सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल 30 नवंबर है। योजना के तहत अब तक 4,41,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी अभूतपूर्व पहल के तहत 28 नवंबर से युवाओं की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना मंच प्रदान कर रहा है। स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को 52 सप्ताह तक देशभर में आकाशवाणी के स्टेशनों से कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर दिया जा रहा है। इससे युवाओं को स्वतंत्रता के 75 वर्ष के दौरान देश की उपलब्धियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी राय अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस तरह युवा अपने बड़े सपनों और भारत के भविष्य की परिभाषा अपने अनुसार रच सकेंगे। आकाशवाणी के 167 स्टेशनों के जरिए अगले 1 साल तक देश के 1000 शिक्षा संस्थानों के लगभग 20,000 युवा इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये पहल आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई है। ऐसी अनसुनी आवाजें नए कार्यक्रम #AIR Next के जरिए आकाशवाणी पर सुनी जा सकेंगी। ये कार्यक्रम भारत की सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किया जाएगा।
श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritamahotsav@प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय इस वर्ष भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। बिलासपुर में यह प्रतियोगिता 7 दिसंबर को होगी। भिलाई में 2 दिन पहले एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में रायपुर जिले ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया है। स्पर्धा के समापन समारोह में कल महापौर सफीरा साहू ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित। प्रधानमंत्री ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। भाजपा ने कोर समिति के साथ ही प्रदेश चुनाव समिति का नए सिरे से गठन किया। और माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने रायपुर में सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।